हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फैजान पाशा बैक विद मोर लेक्चर्स ऑन वेक्टर्स। भाई अब कुछ थोड़े बहुत पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं जिनको आपसे डिस्कस करना है, और एक ही क्वेश्चन को अगेन दो तरीके से सॉल्व करूंगा, एक वेक्टर ट्राइंगल के मेथड से और एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। दोनों तरीकों से इंशाल्लाह सेम आंसर आएगा, तो तवज्जो बनाए रहे। The question says two strings support a load of 7.5 Newton as shown in figure 1.2। तो आपके पास ये दो स्ट्रिंग्स हैं, एक पे टेंशन है T1, एक पे टेंशन है T2, और एक आपका 7.5 न्यूटन का लोड है, यानी कि इसका वेट 7.5 न्यूटन है जो कि नीचे की तरफ अटैच्ड है। T2 is making an angle of 40 degrees to the horizontal, whereas T1 is making an angle of 50 degrees to the horizontal। इस शेर में शायर क्या चाहता है, वन स्ट्रिंग T has tension T1, ये बता दिया, at an angle of 50 degrees, the other string has tension T2 at an angle of 40 degrees to the horizontal, the object is in equilibrium। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में अगेन तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन अ सिस्टम दैट इज इन इक्विलिब्रियम, देन द थ्री फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। Determine the values of T1 and T2 by using vector triangle or by resolving forces। दोनों बता दिया, वेक्टर ट्राइंगल या रिजॉल्विंग फोर्सेस किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, तो हम दोनों मेथड से सीख जाते हैं। बट अभी अगर ये एग्जाम में सिर्फ लिखा हुआ होता बाय यूजिंग वेक्टर ट्राइंगल, तो आप फंस जाते हैं ना, अगर आपको वेक्टर ट्राइंगल नहीं आता है, या अगर कहता बस बाय रिजॉल्विंग फोर्सेस, फिर आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ही आने चाहिए, तो इसका मतलब वो कभी आपके लिए आज़ादी कर देते हैं कि भाई दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, बट कभी कभी वो आपको बाउंड कर देते हैं कि इसी मेथड से आंसर चाहिए। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें दोनों तरीके आने चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू रिप्रेजेंट दीज थ्री फोर्सेज एज द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा दिस इज 180 डिग्रीज। अगर आप मोहब्बत भरी निगाहों से देखें तो ये पूरा 180 डिग्रीज है, ऐसा ही है ना भाई। अब अगर ये पूरा 180 डिग्रीज है और ये 40 और ये 50 है, तो 40 और 50 भी 90 होते हैं, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। इसका मतलब जो आपका T1 है और जो आपका T2 है, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद ईच अदर। समझ रहे हो ना, 180 में से 50 और 40 माइनस कर दो तो यू विल गेट दिस एंगल विच इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज। अच्छा, अब तीनों वेक्टर्स एक के बाद एक बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ द थ्री फोर्सेस इन ऑर्डर। सबसे पहले मैंने बनाया T1, फिर मैंने बनाया T2, फिर T1 और फिर W। जरा देखिएगा किस तरह से। देखें, दिस इज गोइंग टू बी T2। तो एज इट इज मैंने ये T2 बनाया। आई कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, बट आई कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। फिर जहाँ से T2 खत्म हो वहीं से T1 स्टार्ट हुआ, और इसकी डायरेक्शन भी हम चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। और फिर वेट आपका डाउनवर्ड है, तो मैंने इधर भी वेट क्या कर दिया है, डाउनवर्ड बना दिया है। एंड बिकॉज द थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन द थ्री फोर्सेस मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो हियर इज द ट्रायंगल दैट आई हैव। अब इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। वो चीज़ क्या समझने की ज़रूरत है? वो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं इन लाइन्स को एक्सटेंड करूँ, ज़रा यहाँ पे देखिएगा, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया और मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक है, तो आपको एक चीज समझ आएगी। आपको वो ये समझ में आएगा कि भाई दिस इज 90 डिग्रीज, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज 90 डिग्रीज। ओके, 50 देख रहा हो ना, ये पूरा 90 डिग्रीज है ना, दिस इज 90 डिग्रीज। और अगर ये 40 डिग्रीज है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ, 50 डिग्रीज हुआ, ठीक है ना, सही मार्क कर दिया मैंने। सो दिस इज गोइंग टू बी 50 डिग्रीज। अच्छा, अब ये मार्क कर दिया, अब इसको मतलब समझना, दिस इज 90। अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात? तो इसका मतलब ये जो T1 है, ये वर्टिकल के साथ यानी वेट के साथ जो एंगल बना रहा है, डेट इज 40 डिग्रीज। कितना बना रहा है, 40 डिग्रीज बना रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, दिस इज 40 डिग्रीज। तो यहाँ पे भी मेरे वेक्टर ट्राइंगल में भी मैं किसी की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता हूँ। दिस इज माई वेट, ओके, दिस इज वेट and this is T1, okay, यहाँ पे भी this is T1। अगर इनके बीच का एंगल है 40, तो फिर यहाँ पे भी एंगल कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। इसलिए जो है सो जनाब, आई एम गोना मार्क दिस एज 40 डिग्री, ठीक है। तो मैंने तीनों वेक्टर्स बना दिए, T1 एज इट इज, सॉरी T2 एज इट इज, उसके बाद फिर T1 बनाया उसी डायरेक्शन में, फिर W डाउनवर्ड था तो मैंने इसे डाउनवर्ड बनाया, एंड इवेंचुअली आई एंड अप विद द ट्रायंगल दैट आई हैव। हियर इज अ ट्रायंगल। अब क्या है, अब इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, T1 T2 की वैल्यू निकालनी है, एंड पार्टी सीन ऑन है गाइस।
तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जिस साइड थीटा यानी कि एंगल और 90 दोनों लाई करता है वो साइड हमारा बेस होता है। तो T1 इज बेस, T2 इज परपेंडिकुलर, और ऑटोमेटिकली जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, दैट इज हाइपोटेनियस। ओके, और वेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 7.5 न्यूटन्स। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं साइन थीटा यूज करता हूं तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर इज T2 एंड हाइपोटेनियस इज वेट विच इज 7.5। तो T2 ओवर W इज साइन थीटा, सो T2 इज इक्वल्स टू W साइन थीटा। समझ लो W यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन के साथ। तो यू नो द वेट विच इज 7.5 एंड यू नो साइन थीटा, थीटा इज 40 डिग्री, साइन 40। यहाँ से आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी एज 4.8 न्यूटन्स। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपने चुप से साइन थीटा लगा दिया। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेनियस, सो T2 ओवर W। और उसके बाद आपने T2 को सब्जेक्ट बना के अपना T2 की वैल्यू निकाल ली। अब आप यही काम कॉस भी यूज करके T1 भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनियस, सो दैट इज गोइंग टू बी T1 over W, ठीक है ना? So this is your T1, this is your base, this is your hypotenuse which is again W. So again जो आपका T1 हो जाएगा, ये W वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा से। So T1 is going to be equal to W cos थीटा. Weight is 7.5 and cos 40 as it is. Answer is 5.75 Newton. So यहाँ से आपको T1 T2 की वैल्यू मिल गई। Life is beautiful. बट ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होगा। दिस इज हाउ यू कैन फिगर आउट T1 एंड T2 बाय वेक्टर ट्रायंगल मेथड। लेकिन द सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग वेक्टर रेजोल्यूशन मेथड। वो कैसे होगा आइए जरा देखते हैं। सो एट द सेम क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे ये T2 है, यहाँ पे ये T1 है और यहाँ पे ये वेट है। तो चुप से सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ना आपके लिए दो एक्सिस बना देते हैं। वैसे तो आपको आदत हो गई होगी बट फिर भी जस्ट टू मेक श्योर कि यार लाइक आप की आदत जो है वो बनी रहे, हमने बना दिया आपके लिए दो एक्सेस जो हमारा कॉमन अप्रोच है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज माई वाई एक्सेस। हमने क्या कहा था? हमने कहा था वो फोर्स जो कि ऑलरेडी एक्स या वाई एक्सेस पे लाई करेगी वो हमारी दोस्त है, वो हमारी सहेली है, उनको हम नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ पे वेट ऑलरेडी वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है 7.5 न्यूटन, तो इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ठीक है जी। प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो मेरी दो फोर्सेज हैं T2 और T1, these are the two forces that are neither lying on x axis nor on y axis, they are somewhere between x and y axis ना। So I'm gonna resolve these two forces into its component. I don't think component बनाना कोई बहुत मुश्किल काम है। अगर मैं इस T2 के component बनाऊंगा तो इसका x component हो जाएगा T2 cos 40 और y component हो जाएगा T2 sin 40। आप समझ रहे हो मेरी बात? जिस साइड थीटा लाई करेगा वो साइड cos से निकलेगा और दूसरी वाली साइड किससे निकलेगी? sin से निकलेगी। सिमिलरली अगर मैं इधर T1 पे आऊं तो T1 के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी T1 sin 50 एंड दिस इज गोइंग टू बी T1 cos 50। ठीक है ना? तो जिधर थीटा लाई कर रहा है वो वाली साइड cos से निकलेगी और दूसरी साइड sin से निकलेगी। अब आपने क्या करना है? अब आपने इनको भूल जाना है। अब आपने भूल जाना है कि भाई T1 और T2 भी कोई चीज थी, क्योंकि आपने T1 के भी दो कंपोनेंट बना दिए और T2 के भी दो कंपोनेंट बना दिए। पहले आपके पास तीन फोर्सेस थी, T1 T2 और W। अब आपके पास है पांच फोर्सेस, W, T2 cos 40, T2 sin 40, T1 sin 50 और T1 cos 50। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में जो उसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, और रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ जीरो नहीं है बल्कि रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो है। तो इसका मतलब मैं दो इक्वेशंस बना सकता हूँ। तो आइए बिना वक्त जाए कि इक्वेशन बनाते पहले बनाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, मतलब along x axis resultant force का मतलब ये कि sum of forces acting to the right must equal sum of forces acting to the left। to the right जो मेरे पास force act कर रही है that is T2 cos, या to the left जो act कर रही है that is T1 cos 50, और जो right पे act कर रही है that is T2 cos 40। आप समझ रहे हो? So these are two forces that are acting in opposite direction. So force acting to the right must equal force acting to the left। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी which is equation number 1। अब आते हैं along y axis।
तो sum of forces acting to the top must acting sum of forces acting to the bottom, या sum of upward forces must equal sum of downward forces. So upward direction में मेरे पास T1 sin 50 और T2 sin 40 है. So I'm gonna add these two to get the equation of sum of upward forces. So these are the sum of upward forces and they are equal to the sum of downward forces, and downward force मेरे पास सिर्फ एक ही force है which is the weight, that is 7.5 newtons. So यहाँ से मेरे पास बन गई दूसरी equation. जब वहाँ पर ये दो equations बन गई हैं तो now all I need to do is just simply simultaneously solve these two equations. So आप डायरेक्टली कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, आप T1 को सब्जेक्ट बना के T2 में पुट कर दें, फिर T2 को सब्जेक्ट बना के T1 में वापस पुट करके T1 की वैल्यू निकाल लें. बट मेरे ख्याल से सबसे आसान होता है कि आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं. साइमल्टेनियस सोल्यूशन आपके पास जो कैलकुलेटर अलाउड है कैम्ब्रिज के एग्जाम्स में, आप उनमें डायरेक्टली यूज़ करें, अपना टाइम बचाएं. इसकी सोल्यूशन की वर्किंग के कोई मार्क्स नहीं होते. तो जब मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो आई एंड अप विद T1 इक्वल 5.75 न्यूटन एंड T2 इक्वल 4.82 न्यूटन. दीज आर द सेम वैल्यूज दैट आई वाज गेटिंग बाय सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन इन एन अदरवाइज वे, जब हम वेक्टर ट्राइंगल के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे. अरे कुछ समझ आ रहा है? चलें एक क्वेश्चन और, छोटा सा, बहुत छोटा सा, वो अगले लेक्चर में करेंगे, चैप्टर समाप्त, मजा आ जाएगा.